वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 6 जुलाई 2026 है और आज के दिन मैं एक नया इनिशिएटिव ले रही हूँ। आज से मैं हर दिन एक किताब का एक लेसन पढ़ के वीडियो बना के डालूँगी यूट्यूब पर। ये मेरा इनिशिएटिव है। तो इससे आप लोगों को भी किताब पढ़ने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ेगी, आप इसे सुन सकते हो। और जब हम ये इस किताब के अंत तक पहुंच जाएंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज की किताब है ईगो इज़ द एनिमी, रॉयन हॉलिडे की। इसके किताब में पहला जो चैप्टर है वो है दर्द भरी प्रस्तावना और दूसरा जो चैप्टर है वो है परिचय। तो हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सिद्धांत यह है कि आपको अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और आप ही वह व्यक्ति है जिसे सबसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। रिचर्ड फाइनमैन। हो सकता है कि आप युवा हो और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकता है कि आप युवा हो और संघर्ष कर रहे हो सकता है कि आपने अपने पहले कुछ करोड़ कमा लिए हो सकता है आपने अभी अभी अपने पहले सौदे के लिए हस्ताक्षर किए हो सकता है आप अभी अभी किसी विशिष्ट प्रतिष्ठित समूह के लिए चुने गए या हो सकता है कि आप पहले ही इतने चीज़ें हासिल कर चुके हो जो आपके बचे हुए जीवन के लिए पर्याप्त हो सकता है कि आप यह जानकर दंग रह जाए कि यहाँ सफलता के शीर्ष पर कितना खालीपन है। हो सकता है कि अचानक आए संकट के दौर में आप पर दूसरे लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आ गई हो सकता है कि आपको अभी अभी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हो सकता है कि आप इस समय अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो। आप कहीं भी हों और आप कुछ भी कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, आपका ईगो। आपको लगता होगा मेरे साथ ऐसा नहीं है, कोई भी मुझे कभी भी अहंकारी नहीं कह सकता है। शायद आपने हमेशा खुद को काफ़ी संतुलित व्यक्ति के रूप में देखा हो, लेकिन जब ऐसे लोगों की बात आती है जो महत्वाकांक्षी है, प्रतिभाशाली है, जिनके मन में आकांक्षाएं हैं और जो कार्यों को पूरा कर सकने की क्षमता रखते हैं, ये सभी विशेषताएं ईगो के क्षेत्र का विषय है। वास्तव में जो हमें विचारक, कर्मशील, रचनात्मक और उद्यमी के रूप में इतना आशाजनक बनाता है, जो हमें उन क्षेत्रों के शीर्ष पर ले जाता है, वही हमें मानव मानसिकता के इस अंधेरे पक्ष के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो ईगो की व्याख्या फ्राइड के अर्थ के अनुसार करती हो। फ्राइड ईगो की व्याख्या एक उपमा के माध्यम से करते थे। हमारा ईगो एक घोड़े पर सवार होता था जहां हमारी अचेतन इच्छाएं घोड़े का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि हमारा ईगो उन्हें निर्देशित करने की कोशिश करता था। दूसरी ओर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ईगोइस्ट यहाँ अहंकारी शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो खतरनाक रूप से आत्मकेंद्रित होता है और दूसरे व्यक्तियों की पूरी तरह उपेक्षा करता है। ये सभी परिभाषाएं काफ़ी हद तक सही है, लेकिन चिकित्सकीय दायरे के बाहर बहुत कम उपयोगी है। हम जिस ईगो को सबसे अधिक देखते हैं वह एक अधिक अनौपचारिक परिभाषा से आता है। अपने स्वयं के महत्व के बारे में एक अस्वस्थ धारणा, अभिमान, घमंड, आत्मकेंद्रित महत्वाकांक्षा, यही वह परिभाषा है जिसका उपयोग इस पुस्तक में किया जाएगा। यह हर व्यक्ति के भीतर मौजूद वह ढीठ बच्चा है जो किसी भी चीज़ या किसी अन्य व्यक्ति के बजाय अपने खुद के लक्ष्यों को वरीयता देने का चुनाव करता है। किसी भी उचित उपयोगिता से कहीं ज़्यादा बेहतर होने, उससे अधिक होने और पहचान हासिल करने की प्रबल इच्छा, यही ईगो है। यह श्रेष्ठता और सुनिश्चितता की वह भावना है जो आत्मविश्वास और प्रतिभा की सीमा से परे जाती है। यह तब होता है जब हमारे अपने बारे में और दुनिया के बारे में हमारी धारणा इतनी बढ़ जाती है कि यह हमारे आसपास मौजूद वास्तविकता को विकृत करना शुरू कर देती है। जैसा कि फुटबॉल कोच बिल वॉल्श ने समझाया था, आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है, मुखरता हठ बन जाती है और आत्म-आश्वासन लापरवाही में बदल जाता है। यही ईगो है। जैसा कि लेखक सिरिल कोनोली ने चेतावनी दी थी कि यह हमें गुरुत्वाकर्षण बल की तरह नीचे की ओर खींचने लगता है। इस तरह आप जो चाहते हैं और जो आपके पास मौजूद है, ईगो उसका दुश्मन है। ईगो दुश्मन है एक शिल्प में महारत हासिल करने के आपके प्रयासों का। ईगो दुश्मन है वास्तविक रचनात्मक अंतर्दृष्टि का। ईगो दुश्मन है दूसरों के साथ अच्छा काम करने के आपके प्रयासों का। ईगो दुश्मन है वफादारी और समर्थन का निर्माण करने के आपके प्रयासों का। ईगो
ईगो दुश्मन है दीर्घायु का। ईगो दुश्मन है अपनी सफलता को दोहराने और बनाए रखने के आपके प्रयासों का। यह लाभदायक स्थितियों और अवसरों को आपसे दूर करता है। ईगो दुश्मनों और त्रुटियों के लिए एक चुंबक है। यह आपके जीवन में स्काइला और चारिबड़िस जैसे दैत्यों की तरह खतरनाक है। हम में से अधिकांश लोग अहंकारी नहीं हैं, लेकिन हमारी समझ में आ सकने वाली लगभग हर समस्या और बाधा की जड़ हमारे ईगो में ही है। हम क्यों नहीं जीत सकते हैं से लेकर हमें हर समय और दूसरों की कीमत पर जीतने की आवश्यकता क्यों है तक हमारे पास वह क्यों नहीं है जिसे हम चाहते हैं से लेकर ऐसा क्यों है जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसे पा लेने के बाद भी हमें कुछ बेहतर महसूस क्यों नहीं होता है तक हम आमतौर पर इसे इस तरह से नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याओं के लिए कोई और चीज़ या कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है। हम उसी तरह के लोग हैं जैसा कि कवि ल्यूक्रेटिस ने कुछ हजार साल पहले एक कहावत के रूप में कहा था, बीमार आदमी अपनी बीमारी के कारण के बारे में अनभिज्ञ है। विशेष रूप से सफल लोगों के लिए जो यह नहीं देख पाते हैं कि उनका ईगो उन्हें क्या करने से रोकता है, क्योंकि वे केवल उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें वे पहले ही पूरा कर चुके हैं। हर महत्वाकांक्षा और लक्ष्य जिन्हें पाने के प्रयासों में हम लगे हैं, छोटे हो या बड़े, हमारा ईगो हमारे उन्हीं प्रयासों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है जिनमें हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दूरदर्शी सीईओ हैरोल्ड जिनेन ने ईगो की तुलना शराब के नशे की लत से की है। अहंकारी व्यक्ति अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए चीज़ों को टटोलते हुए ठोकर खाता हुआ नहीं चलता है। वह न तो हकलाता है और न ही लड़खड़ाता है, बल्कि इसके बजाय वह ज़्यादा से ज़्यादा घमंडी होता चला जाता है। और कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि इस तरह के रवैये के क्या परिणाम हो सकते हैं, और वे शक्ति और अति आत्मविश्वास के मद में चूर होकर घमंडी व्यक्ति बनने की गलती कर बैठते हैं। आप कह सकते हैं कि वे बहुत सी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना खुद का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। वे इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि वे किसी बीमारी से ग्रसित है या वे इस बीमारी के द्वारा खुद को ही मार रहे हैं। यदि अहंकार वह आवाज़ है जो हमें बताती है कि हम वास्तव में जो है उससे बेहतर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ईगो हमारे आसपास की दुनिया से हमारे सीधे और ईमानदार संबंध को तोड़कर हमें सच्ची सफलता तक पहुंचने से रोक रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के शुरुआती सदस्यों में से एक ने ईगो को किसी चीज़ से सचेत अलगाव के रूप में परिभाषित किया है। किस चीज़ से? हर चीज़ से। जिस तरह से यह अलगाव खुद को नकारात्मक रूप से प्रकट करता है वह बहुत बड़ा है। यदि हम खुद दीवारें खड़ी कर देंगे तो हम अन्य लोगों के साथ काम कैसे कर सकते हैं? हम संसार में कभी सुधार नहीं ला पाएंगे यदि हम इस संसार या खुद को समझते ही नहीं हैं। यदि हम बाहरी स्रोतों से सुनने में रुचि नहीं रखते हैं या सुनने में असमर्थ हैं, तो हम फीडबैक नहीं ले सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम हमारे सामने जो मौजूद है उसे देखने के बजाय अपनी कल्पना में खोए रहेंगे, तो हम न तो अवसरों को पहचान पाएंगे और न ही नए अवसरों का निर्माण कर पाएंगे। दूसरों की तुलना में अपनी क्षमताओं का सटीक आकलन किए बिना हमारे पास जो कुछ भी होगा वह आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं के बारे में हमारा भ्रम होगा। यदि हमें दूसरे लोगों की ज़रूरतों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो हम अन्य लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे उन्हें प्रेरित कर पाएंगे या कैसे उनका नेतृत्व कर पाएंगे, चूँकि हमारा अपने खुद के साथ भी संपर्क टूट चुका है। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मरीना अब्रामोविक इसे सीधे कहती है, यदि आप अपनी महानता में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो यह आपकी रचनात्मकता की मृत्यु है। केवल एक चीज़ है जो ईगो को घेरे रहती है, वह है कंफर्ट या आराम। महान कार्य करना, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो या कला या व्यवसाय के क्षेत्र में, अक्सर भयानक होता है। ईगो उस भय को शांत कर देता है। यह उस असुरक्षा की भावना के लिए एक मरहम है। हमारी मानसिकता के तर्कसंगत और जागरूक हिस्सों को झुंझलाहट और आत्मलीनता में बदलकर ईगो हमें बताता है कि जब हम कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें क्या सुनना है। लेकिन दीर्घकालिक परिणाम के लिए यह एक अल्पकालिक समाधान है। ईगो हमेशा मौजूद था, अब यह उभर कर सामने आ गया है। अब हमारी संस्कृति हमारे अहंकार की ज्वाला को पहले से कहीं ज़्यादा जोर से प्रज्वलित कर रही है। अपने बारे में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा है।
हम अपने लाखों प्रशंसकों और अनुयायियों के सामने अपने लक्ष्यों के बारे में डिंग हाँक सकते हैं। ऐसी सहूलियतें जो पहले केवल रॉक स्टार और धार्मिक नेताओं के पास हुआ करती थी। हम ट्विटर पर अपने आदर्श लोगों को फॉलो कर सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। हम किताबें पढ़ सकते हैं और साइटों पर चीज़ों की पड़ताल कर सकते हैं और टेड टॉक्स देख सकते हैं। हमारे जीवन में प्रेरणा और मान्यता की भरमार है जैसे पहले कभी नहीं रही। अब हम खुद को ऐसी कंपनी का सीईओ घोषित कर सकते हैं जो केवल कागजों पर ही मौजूद हो। हम सोशल मीडिया पर बड़ी खबरों की घोषणा कर सकते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने बारे में उन प्रकाशनों में लेख प्रकाशित करवा सकते हैं जो कभी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। हम में से कुछ लोग इन चीज़ों को दूसरों की तुलना में थोड़े ज़्यादा करते हैं, लेकिन यह केवल 19-20 का मामला है। आजकल हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी द्वारा लाई गई प्रगति और विकास के अलावा हमारी व्यक्तिगत विशिष्टता को महत्व देने और उससे अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। हमें बड़ा सोचने, शानदार जिंदगी जीने, प्रभावशाली बनने और बहुत साहसिक कदम उठाने के लिए कहा जाता है। हमें लगता है कि सफलता के लिए एक साहसिक विजन या किसी व्यापक योजना की आवश्यकता होती है। आखिरकार हम यही तो मानते हैं कि सफल कंपनियों के संस्थापकों या चैंपियन टीमों के पास यही चीज़ें होती है। लेकिन क्या उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या सच में उनके पास यह सब होता है? हम मीडिया में जोखिम लेने के बारे में शेखी बगाड़ने वाले लोगों और सफल शख्सियतों को देखते हैं। उनको देखकर सफलता की आकांक्षा में हम उनके दृष्टिकोण और मुद्राओं को दोहराने का प्रयास करने लगते हैं। हम एक ऐसे कार्य कारण संबंध का आभास करने लगते हैं जो जहाँ मौजूद ही नहीं है। हम अक्सर सफलता के लक्षणों को ही सफलता समझने की गलती कर बैठते हैं और अपने भोलेपन या नासमझी के कारण इसके उप उत्पादों को अंतर्निहित कारण समझ लेते हैं। निश्चित रूप से ईगो ने कुछ लोगों के लिए काम किया है। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं में से कई कुख्यात अहंकारी थे, लेकिन अहंकारी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण विफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल अहंकारी व्यक्तियों में सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो हमें संभावित परिणामों पर समुचित विचार किए बिना जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, दांव पर लगी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जुआ खेलने के लिए फुसलाती है। आप चाहे जहाँ कहीं भी है, वहाँ अहंकार भी मौजूद है। जीवन में किसी भी समय लोग खुद को 3 अवस्थाओं में से एक में पाते हैं। या तो हम कोई कार्य करने की आकांक्षा कर रहे होते हैं, आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हम सफलता हासिल कर चुके होते हैं, शायद थोड़ी, शायद बहुत सारी, या हम असफल हो चुके होते हैं, अभी अभी असफल हुए हैं या लगातार असफल हो रहे होते हैं। हम में से अधिकांश लोग इन चरणों में घूमते रहते हैं। हम तब तक आकांक्षा करते रहते हैं जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। हम तब तक सफल होते रहते हैं जब तक कि असफल नहीं हो जाते, या जब तक और अधिक की आकांक्षा नहीं करने लगते। और असफल होने के बाद हम फिर से आकांक्षा करने लगते हैं या सफल होना शुरू कर देते हैं। इस रास्ते में हर कदम पर आपका ईगो आपका दुश्मन है। एक अर्थ में ईगो चीज़ों का निर्माण करने की प्रक्रिया का, चीज़ों को बनाए रखने की प्रक्रिया का और चीज़ों को ठीक करने की प्रक्रिया का दुश्मन है। जब चीज़ें तेज़ी से और आसानी से आती हैं तो यह ठीक लग सकता है, लेकिन बदलाव के समय में, कठिनाई के समय में। और इसलिए इस पुस्तक को जिन तीन भागों में व्यवस्थित किया गया है वे है आकांक्षा, सफलता और असफलता। इस पुस्तक को इस ढांचे में व्यवस्थित करने का उद्देश्य सरल है। अहंकार की बुरी आदत पड़ने से पहले ही ईगो को दबाने में मदद करना। जब हम सफलता का अनुभव करें उस समय अहंकार के प्रलोभनों को विनम्रता और अनुशासन से प्रतिस्थापित करना, और जब भाग्य आपके खिलाफ हो जाए तब सामर्थ्य और दृढ़ता पैदा करना जिससे असफलता द्वारा आपको बर्बाद न किया जा सके। संक्षेप में कह सकते हैं हमारी आकांक्षा वाली स्थिति में यह पुस्तक विनम्र बने रहने में हमारी मदद करेंगी। हमारी सफलता के समय में यह पुस्तक दयालु व्यक्ति बनने में हमारी मदद करेंगी। संक्षेप में कह सकते हैं और हमारी असफलता के समय में यह पुस्तक लचीला और उपाय कुशल बनने में हमारी मदद करेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अनोखे व्यक्ति नहीं हैं।
और आपके पास इस ग्रह पर अपने जीवन काल के अल्प समय में योगदान देने के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपनी पिछली रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने, आविष्कार करने, प्रेरित कर महसूस करने या वास्तव में कुछ महत्वाकांक्षी परिवर्तन लाने और नवाचार करने का लक्ष्य रखने के लिए स्थान नहीं है। इसके विपरीत इन चीज़ों को सही तरीके से करने और इन जोखिमों को उठाने के लिए हमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। जैसा कि क्वेकर विलियम पेन ने कहा था, हर तरह के मौसम का सामना करने वाली इमारतों को एक सुदृढ़ नींव की आवश्यकता होती है। तो अब आगे क्या? आपके हाथों में मौजूद यह पुस्तक एक आशावादी मान्यता के इर्द गिर्द लिखी गई है। आपका ईगो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हर मोड़ पर मजबूर करने में सक्षम हो कि आपको इसे तृप्त करना ही होगा। आपके ईगो को प्रबंधित किया जा सकता है, इसे निर्देशित किया जा सकता है। इस पुस्तक में हम विलियम टेकुम शर्मन, कैथरीन ग्रैम, जैकी रॉबिन्सन, एलेनोर रूजवेल्ट, बिल वॉल्श, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेलिसारियस, एंजेला मार्केल और जॉर्ज सी मार्शल जैसे व्यक्तियों के जीवन पर विचार करेंगे। यदि उनके ईगो ने उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ा नहीं रहने दिया होता और उन्हें आत्मलीनता की अवस्था में ही छोड़ दिया होता, तो लड़खड़ाती कंपनियों को बचाने, युद्ध की कला को आगे बढ़ाने, बेसबॉल को एकीकृत करने, फुटबॉल आक्रमण में क्रांति लाने, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और बहादुरी के साथ दुर्भाग्य का सामना करने जैसे कार्य जिन्हें इन लोगों ने संपन्न किया था, क्या वे कभी भी उन्हें पूरा कर पाते? यह वास्तविकता और जागरूकता के प्रति उनकी बोध की भावना ही थी जो उनकी महान कला, महान लेखन, महान डिजाइन, महान व्यवसाय, शानदार मार्केटिंग और महान नेतृत्व के मूल में मौजूद थी। वही बात जिसके बारे में लेखक और रणनीतिकार रॉबर्ट ग्रीन ने एक बार कहा था कि हमें अपने ईगो का इस्तेमाल उसी तरह करना चाहिए जैसे मकड़ी अपने जाले में रहकर उसका इस्तेमाल करती है। जब हम इन व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वे जमीन से जुड़े, सतर्क और पूरी तरह से वास्तविक इंसान थे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई भी पूरी तरह से बिना ईगो के था, लेकिन वे जानते थे कि इसे कैसे दबाना है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और ज़रूरत पड़ने पर इसे कैसे अपने अंदर आत्मसात करना है। वे महान व्यक्तित्व के धनी थे, फिर भी विनम्र थे। जरा रुकिए, लेकिन फला व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ईगो था और वह फिर भी सफल रहा। और स्टीव जॉब्स का क्या? कान्ये वेस्ट के बारे में क्या? हम असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले कई लोगों की ओर इशारा करके सबसे खराब व्यवहार को युक्ति संगत ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वास्तविक रूप से सफल नहीं है यदि वह भ्रमित, आत्मलीन या संसार से कटा हुआ है। भले ही ये लक्षण कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े हों, किंतु इस तरह के कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो व्यसन, अवसाद और उन्माद में डूबे रहते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। दरअसल जब हम इन लोगों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को उन्हीं क्षणों में अंजाम दिया था जब उन्होंने इन आवेगों, विकारों और दोषों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वह अपने ईगो और दूसरे बोझों से मुक्त हो। इस कारण से हम हॉवर्ड ह्यूज, फारस के राजा जेरेक्स, जॉन डेलोरियन, सिकंदर महान जैसे व्यक्तियों के जीवन को भी देखने जा रहे हैं और अन्य लोगों की कई सावधान करने वाली कहानियों पर भी विचार करने जा रहे हैं जिन्होंने वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो दी थी। और इस प्रक्रिया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ईगो पर दाव लगाने का नतीजा क्या हो सकता है। इन कहानियों में हम उनके द्वारा सीखे गए महंगे सबको पर गौर करेंगे और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उस पीड़ा और आत्मविनाश की अवस्था में उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम देखेंगे कि कितनी बार दुनिया के सबसे सफल लोग भी विनम्रता और ईगो के इससे होने वाली समस्याओं के बीच झूलते रहे थे। जब हम ईगो को हटा देते हैं तो हम वही रह जाते हैं जो असलियत में होते हैं। जिसके द्वारा ईगो को प्रतिस्थापित किया जाता है वह है विनम्रता। जी हाँ, विनम्रता, बल्कि चट्टानी दृढ़ता युक्त विनम्रता और आत्मविश्वास, जबकि ईगो बनावटी है। इस तरह का आत्मविश्वास वजनदार हो सकता है। ईगो को चुराया जाता है, विश्वास को अर्जित किया जाता है। ईगो आत्मपोषित होता है,
अपने बारे में शेखी बघारना एक धोखा है। जहाँ आत्मविश्वास व विनम्रता हमें सशक्त करते हैं, वही हमारा ईगो हमारा भावनात्मक शोषण करता है। इनमें वैसा ही अंतर है जैसा शक्तिवर्धक चीज और जहरीली वस्तु में होता है। जैसा कि आप आगे आने वाले पन्नों में देखेंगे, अमेरिकी गृह युद्ध के समय एक आडंबरहीन जनरल जिसकी क्षमताओं को कम करके आंका गया था, आत्मविश्वास ने उसे अमेरिका के अग्रणी योद्धा और रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। और उसी युद्ध के बाद एक अन्य जनरल को उसके ईगो ने सत्ता और प्रभाव की ऊंचाइयों से बदहाली और बदनामी की अवस्था में पहुंचा दिया था। उस पहली चीज आत्मविश्वास ने जर्मनी की एक शांत व गंभीर वैज्ञानिक को न केवल एक नए प्रकार का लीडर बना दिया, बल्कि उसे शांति की ताकतवर आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। जबकि दूसरी चीज ईगो ने 20वीं शताब्दी के दो अलग अलग लेकिन समान रूप से शानदार और साहसिक इंजीनियरिंग मस्तिष्कों को पहले प्रचार और प्रसिद्धि के बवंडर में फंसाने के बाद असफलता, दिवालियेपन, घोटाले और पागलपन की चट्टानों के खिलाफ उनकी आशाओं को धराशायी कर दिया। पहली चीज आत्मविश्वास एनएफएल के इतिहास की सबसे खराब टीमों में से एक को 3 सीजन में सुपर बाउल तक ले गई और फिर उसे उस गेम की सबसे प्रभावशाली विरासत वाली टीमों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। इस बीच अनगिनत अन्य प्रशिक्षकों, राजनेताओं, उद्यमियों और लेखकों ने समान बाधाओं पर विजय हासिल की, केवल शीर्ष स्थान को किसी और को वापस सौंपने की अधिक अपरिहार्य संभावना का शिकार होने के लिए। कुछ लोग विनम्रता अपनाना सीखते हैं, कुछ ईगो को चुनते हैं, कुछ लोग भाग्य के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के लिए। अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप किसे चुनेंगे? शायद आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे? आपने यह पुस्तक इसलिए उठाई है क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अंततः देना ही होगा, सोच समझकर या लापरवाही पूर्वक। खैर, हम यहाँ चलते हैं, चलो इस पर विचार करते हैं। नमस्ते दोस्तों, और कल हम पढ़ेंगे आकांक्षा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।